हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ग्रुप में मैसेज करो। जी वर्दा। वर्दा, सायरा, रोलिका, ग्रुप में मैसेज करो सिदरा कि सब लोग ऑनलाइन हो। जल्दी से टाइम देखो क्या हो गया, सिर्फ 4 लोग ऑनलाइन हो। सब लोग ऑनलाइन हो, जल्दी से टाइम देखो कितना ज्यादा हो गया, ग्रुप में भी इन्फॉर्म करो। लेक्चर जो है वो हमारा था। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सायरा, कैसी हो? अच्छा, जो आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है लीगल एस्पेक्ट्स वाला, हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। टॉट और मेल प्रैक्टिस वगैरह हम देख रहे थे। पहले नहीं हमने देखा था, सिविल लॉ देखा था, सिविल लॉ की टाइप्स देखी थी। टॉर्ट था, नेग्लिजेंस था, मेल प्रैक्टिस था, ये सब चीजें हमने देखी थी। इनकी एग्जांपल्स देखी थी। नेग्लिजेंस की हमने 4 आगे से टाइप्स देखी थी। मेल प्रैक्टिस था, लायबिलिटी देखा था, लायबिलिटी की 3 टाइप्स देखी थी। पर्सनल थी, सुपरवाइजर थी, एम्प्लॉयर थी। ठीक है, और इनको हमने विद एग्जांपल्स देखा था। अब हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते। लीगल इश्यूज हमने देखे थे कि कॉमन नर्सिंग के अंदर क्या हो सकते हैं। इसमें हमने देखा था, हमने 11 चीजें देखी थी कि ड्यूटी पे रिपोर्ट करना और मेडिकल केयर फॉर पेशेंट से रिलेटेड लीगल इशू बन सकता है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेडिकल ऑर्डर्स बन सकता है, जैसे कि रिटर्न है या वर्बल ऑर्डर है, कॉन्फिडेंशियलिटी का और राइट टू प्राइवेसी का बन सकता है। किसी को डिफेम करने का बन सकता है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन का बन सकता है, इन्फॉर्म्ड कंसर्न का, एडवांस डायरेक्टिव का, इमरजेंसी केयर का, फ्रॉड का, असॉल्ट और बैटरी का, और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का हो सकता है। ठीक है। अच्छा। फिर मैंने आपको कहा था कि हम सिंगल सिंगल देखेंगे, फिर सारी चीजों को अलग अलग जो है वो चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इन 11 जो लीगल कॉमन लीगल इश्यूज जो बन सकते हैं, फिर इनको एग्जाम्पलीफाई करेंगे। अब जैसे कि एक है, इनमें से एक था फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूटी टू। सबसे पहले है अ नर्स हु केयर्स फॉर पेशेंट्स हैज अ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, सबसे पहला हम देखेंगे ड्यूटी टू रिपोर्ट और सीक मेडिकल केयर फॉर अ पेशेंट। ठीक है, आपकी ड्यूटी है रिपोर्ट करना या फिर किसी या मेडिकल केयर फॉर पेशेंट जो है वो उसके लिए कोशिश करना। अगर आपको सिचुएशन लग रही है कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करो, सुपरवाइजर्स को इन्फॉर्म करो कि पेशेंट की कंडीशन ऐसी है, तो उसे हेल्प की जरूरत है, उससे रिलेटेड होगा ये। ठीक है। हाँ जी, सुलेमान, सैरिश, यास्मीन, समर, सबा, नुजरत, सायरा, गुड मॉर्निंग सबको, कैसे हो आप लोग? अच्छा। A nurse who cares for a patient has a legal duty to ensure that the patient receives safe and competent care.
नर्स की ड्यूटी है, अ नर्स क्या है, नर्स की हु केयर्स फॉर अ पेशेंट, जो पेशेंट की केयर करती है, हैज अ लीगल ड्यूटी, उसकी ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे दैट द पेशेंट रिसीव्स, कि पेशेंट जो है वो सेफ और कॉम्पिटेंट केयर जो है वो रिसीव कर रहा है, ये एक नर्स की ड्यूटी है। मीन्स के जो नर्स है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इस चीज के ऊपर ध्यान रखे कि क्या पेशेंट को सेफ और कॉम्पिटेंट केयर प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही। अब इसमें आप लोग ये सोचोगे या ये बात रखते हो माइंड में कि भाई ये हमारी ड्यूटी नहीं है, ये काम है सुपरवाइजर का आके देखना या टीम लीडर का, नहीं। एंड नर्स जो है, नर्स के रोल्स के अंदर आपने देखा है कि एडवोकेटर भी है, एजुकेटर भी है, काउंसलर भी है। तो बेसिकली ये सारे रोल्स क्या है नर्सिस के टूवर्ड्स, ये सारे रोल्स जो हैं वो टूवर्ड्स कहाँ पे है, टूवर्ड्स पेशेंट्स हैं या फॉर पेशेंट्स हैं नर्सिस के रोल। तो आपने उन रोल्स का को यूटिलाइज करते हुए इस चीज पे फोकस करना है कि पेशेंट की जो लीगल पेशेंट के लिए आपने काम करना है और देखना है कि सेफ एंड साउंड केयर प्रोवाइड की जा रही है या नहीं, कॉम्पिटेंट और स्किल्ड केयर प्रोवाइड की जा रही है या नहीं। अगर आपके साथ आपका को वर्कर कोई भी, आपकी को नर्स जो भी है, आप ये देख रहे हो कि वो ठीक से काम नहीं कर रही और वो पेशेंट को निग्लेक्ट कर रही है किसी भी टाइप का, तो आपने क्या करना है कि आपने पेशेंट को जो है वो क्या करना है, आपने उस नर्स को वहीं पे स्टॉप करवाना है कि आपकी ये प्रैक्टिस गलत है, इससे पेशेंट का नुकसान होगा। तो आप जो है कोशिश करो कि पेशेंट के बेनिफिट के लिए काम करो। This duty requires that the nurse maintain an appropriate standards of care। ये ड्यूटी इस ड्यूटी के लिए चाहिए होता है कि नर्स जो है वो मेंटेन करे appropriate standards of care को। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेडिकल ऑर्डर्स क्या है, द नर्स हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिटिकली एग्जामिन मेडिकल ऑर्डर्स दैट आर रिटन फॉर अ पेशेंट। ठीक है, एक नर्स जो है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्रिटिकली एग्जामिन करे मेडिकल ऑर्डर्स को। ठीक है, जैसे कि सेकंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसमें था कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेडिकल ऑर्डर्स, द नर्स हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो क्रिटिकली एग्जामिन करे मेडिकल ऑर्डर को, भले डॉक्टर लिख के चला गया कि आपने ये वाली मेडिसिन देनी है पेशेंट को, भले उसने ऑर्डर कर दी है, लेकिन आप एग्जामिन करो दैट द रिटर्न एंड दैट आर रिटर्न फॉर पेशेंट, के जो पेशेंट के लिए लिखे गए हैं क्या वो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है भी कि नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल बात करें हम कि अगर कहा जाता है कि पेशेंट को वो पोटेशियम क्लोराइड IV 20 ml या 10 ml लगा दो, IV स्टैट पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है, तो क्या आप डॉक्टर के कहने पे IV स्टैट लगा दोगे पेशेंट को? जी। जी, क्या रिप्लाई है आपका? एक पेशेंट है। जी रोलिका, एक पेशेंट है, उसको डॉक्टर कह देता है कि इसे पोटेशियम क्लोराइड IV स्टैट लगा दो 10 ml, तो क्या आप लगा देंगे डॉक्टर के कहने पे? हाँ जी मिशेल, लगा दोगी? सिद्रा ग्रुप में दोबारा से मैसेज करो और CR GR को भी जगाओ, वो लोग सोए हुए हैं, उनको भी होश दिलाओ कि क्लास ले लें और देख भी लें लोग ऑनलाइन है या नहीं है। ठीक है, सैरिश अगर डॉक्यूमेंट करे तो ठीक है, गुड। और मिशेल, आप? जी रोलिका, सुलेमान, यास्मीन, समर, सबा, नुजत, सायरा, सिदरा, वर्दा। हाँ जी, क्या करोगे? अच्छा। हाँ जी नेहा, सुलेमान कह रहा है कि हम लगा देंगे अगर उसने रिटर्न में कहा। हाँ तो नेहा, नेहा क्या कहती हो? हाँ जी यास्मीन, समर, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, इतना सो सो के रिप्लाई ना करो, क्लास का टाइम वेस्ट करवा देते हो, इतना ज्यादा स्लो स्लो रिप्लाई करते हो, क्यों नहीं जल्दी जल्दी कर रहे हो?
2 से 3 मिनट तुम लोग रिप्लाई करने में लगा देते हो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम क्वेश्चन रिपीट कर दें। नेहा, मैंने ये कहा है कि बात हो रही है मेडिकल ऑर्डर्स को कैरी आउट करने की, और उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो ये कह रही है कि अगर किसी ने कोई ऑर्डर्स किए हैं डॉक्टर ने, ठीक है, तो उस ऑर्डर को आपने कैरी डॉक्टर ऑर्डर कर गया तो पहले आप एग्जामिन करोगे कि डॉक्टर ने जो ऑर्डर किए हैं पेशेंट के लिए वो क्या है। ठीक है। तो ये बात है, ये आपकी थ्योरी कहती है, और मैंने साथ ये एक्टिविटी दी है, मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया है। मिशेल, आवाज क्यों नहीं आ रही? बाकी सबको तो आ रही है। मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया है कि अगर डॉक्टर इस तरह से ऑर्डर कर देगा तो क्या, डॉक्टर ने ऑर्डर किए हैं कि पेशेंट को 10 ml जो है ना वो पोटेशियम क्लोराइड आईवी स्टैट लगा दो, ठीक है, 10 ml। तो क्या आप डॉक्टर के ऑर्डर्स को कैरी आउट करोगे? मैंने ये क्वेश्चन किया। नेहा कह रही है कि अगर डॉक्यूमेंट हो तो ठीक है। अच्छा, नेहा कह रही है कि अगर मैम पहले एग्जामिन करूंगी फिर ऑर्डर को फॉलो करूंगी, अगर पेशेंट के लिए सूटेबल है तो ओके। हाँ जी नेहा, बेसिकली यही कहा है मैंने कि अब बेसिकली क्वेश्चन यही है कि डॉक्टर ने, मैंने अब आपको यही देखने के लिए, अब आपने, मैं वो स्लाइड खुली हुई है, आप उसमें देख सकते हो कि बात। बेसिकली जो बात है वो यही है, आपको कहने का मकसद यही है कि स्लाइड में क्या है कि आपने देखना है कि क्रिटिकली आपने ऑब्जर्व करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है मेडिकल ऑर्डर्स को। ठीक है। जब मैंने क्रिटिकली एग्जामिन का कह दिया और मैंने आपको ये पढ़ा दिया, आपने मेरी बात के ऊपर फोकस नहीं किया। मैंने आपसे ये कहा कि क्रिटिकली एग्जामिन करना है मेडिकल ऑर्डर्स को। अब मुझे सैरिश ने ये कहा, मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि क्या डॉक्टर कहेगा 10 ml आप अगर डॉक्टर ने, अब सुलेमान ने और सैरिश ने ये रिप्लाई किया है जी कि जी अगर डॉक्टर ऑर्डर करेगा तो हम कर देंगे। ठीक है। अब बात ये है, जो मेरा आपको कहने का मकसद ये था कि 10 ml आपने लगाना है केसीएल। मुझे बताओ, फॉर्मा पढ़ी है आप लोगों ने? सबने फॉर्मा पढ़ी हुई है ना? ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि फॉर्मा में, इसके अलावा, अब आप लोग किस क्लास में हो? अब आप लोग सीनियर्स हो। मैंने आपसे क्या कहती हूँ, जब क्लिनिकल पे जाते हो तो आपने सीनियर, आपने एज अ स्टाफ काम करना है।
ठीक है। आपने इस अपने फोर्थ ईयर के स्टेज में अपने आप को इंटर्न समझ के काम करो। ठीक है। लेकिन इसका मतलब है कि आप लोग वार्ड्स में जाके कोई काम नहीं करते हो। क्योंकि अगर आप लोग काम करते होते तो मेरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आता, मैंने आपसे क्या पूछा है। और मैंने मैंने आप लोगों की क्लास को कितना क्लियरली बार बार एक बात कही है कि प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करो, प्रैक्टिकल पे फोकस करो, अपने हाथ के काम पे फोकस करो, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हो। ठीक है। अब अल्फा कैरेज डाइल्यूट करके देते हैं पोटेशियम को। जब मैंने आपसे कहा कि 10 ml स्टैट दे देंगे, तो मेरे ऑर्डर्स की आपको समझ आई क्लियरली। मैंने कहा 10 ml स्टैट देना है। अगर डाइल्यूशन देनी होगी तो 10 ml पोटेशियम मैं कहूंगी, साथ में कहूंगी 100 ml में डाइल्यूशन दे दो, या मैं आपको ये कहूंगी कि 1000 ml में डाइल्यूशन में दो। लेकिन मैंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया। ऑर्डर मेरा क्लियर कट था, 10 ml स्टैट आईवी देना है। ठीक है। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो क्लियर कट था, डॉक्टर भी आपको यही ऑर्डर करेगा। ठीक है। अब आपने जो ऑर्डर है उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको जस्टिफाई करना है, उसके बारे में क्वेश्चन करना है, और उसके लिए आप फिर आंसरेबल हो उस ऑर्डर को कैरी आउट अगर कर देते हो या नहीं करते हो। डॉक्टर भी आंसरेबल है वो। आप उससे जब पूछोगे कि भैया आपने ये लिख दिया, आपने कैसे लिखा, बेसिकली ये जो मेरा क्वेश्चन है, जो मैंने बात कही है, ये इसी से रिलेटेड है कि भाई क्या आपने डॉक्टर्स ऑर्डर जो हैं उनको कि क्या ऑर्डर पेशेंट के लिए सूटेबल है या नहीं है, क्या ऑर्डर करेक्ट किया है या नहीं किया। मैंने आपको क्या कहा कि नर्स जो है वो एज अ एडवोकेटर काम करती है पेशेंट के लिए। तो पेशेंट को तो खुद नहीं पता ना, ज्यादातर लोग लेमैन आते हैं। ठीक है। अ, तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि जो ऑर्डर किए हैं वो पेशेंट के लिए सूटेबल हैं या नहीं। अगर पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं है तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि भाई डॉक्टर, क्योंकि आप भले आप नर्स हो, आपका काम मेडिकल ऑर्डर्स नहीं है, लेकिन हम आपको इतना पढ़ाते हैं, आपको फॉर्मा बताते हैं, आपको डाइल्यूशन बताते हैं, आप रूटीन में काम करते हो। अगर आप कोई भी चीज को गलत या रूटीन से हट के नोट करते हो, आपके माइंड में एकदम से क्लिक करता है कि भाई पहले तो इस तरह से नहीं होता, इसने ऐसे क्यों लिखा है। तो वहां पे जब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए ना कि ये इसने डिफरेंट सा ऑर्डर किया, तो उसको फिर भूलना नहीं है, उस बात को इग्नोर नहीं करना, उस बात को दिमाग में रखते हुए अगला स्टेप ये लेना है कि मैं इसको कंफर्म करता हूँ। ये नहीं सोचना कि नहीं नहीं चल ठीक है इसने कहा है तो ठीक ही क्या होगा। नहीं, हर इंसान जो है वो गलती कर सकता है। कोई न्यू डॉक्टर भी हो सकता है, कोई पुराना भी हो सकता है वो आप पे रोब डालता हो लेकिन उसको पता कुछ ना हो। तो एज अ नर्स, क्योंकि आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, आप रूटीन में ये चीजें देखते हो, आप यहाँ पे उनको करेक्ट कर सकते हो कि भाई डॉक्टर आपने ये चीज लिखी है ये गलत है, हमें इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। ठीक है। नेहा कह रही है अगर सूटेबल नहीं है तो हम रिकंसीडर करना चाहिए डॉक्टर और डॉक्टर्स ऑर्डर को। हम रिकंसीडर करेंगे प्लस डॉक्टर को कहेंगे कि भाई अपने ऑर्डर्स को चेक करो, आपने सही किया है या नहीं, डोज सही है या नहीं, और वेट के अकॉर्डिंग डोज निकाली जाती है। ठीक है। कि पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि उसको कितना पोटेशियम पर एमएल जाएगा। ठीक है। डाइल्यूशन में जाता है और ड्रॉप्स, सिर्फ ड्रॉप्स जाते हैं पर मिनट, एमएल्स नहीं जाते। 5 ड्रॉप्स पर एमएल जाएंगे, पर मिनट जाएंगे, 10 ड्रॉप्स जाएंगे, 8 ड्रॉप्स जाएंगे, 4 ड्रॉप्स जाएंगे, इस तरह से डोज सेट होती है पोटेशियम की। और पोटेशियम डायरेक्ट हम नहीं दे सकते, पोटेशियम के साइड इफेक्ट्स आपको पता है कि कितने ज्यादा हैं। पोटेशियम डायरेक्ट हार्ट के ऊपर इफेक्ट करता है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी पे इफेक्ट करता है, कॉन्ट्रेक्शन पे इफेक्ट करता है। और आप मेरे ऑर्डर को नहीं समझे, आप मेरे क्वेश्चन को नहीं समझे, आप मेरी बात को नहीं समझे, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, और इसी तरह प्रैक्टिकल में इश्यूज आते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इन चीजों को समझना है। आज आज जो हमने एक्टिविटी की है, मेरा ख्याल है ये अब आपको हमेशा याद रहेगी। और जो क्लिनिकल पे प्रॉब्लम आती है वो इसी चीज से रिलेटेड आती है। ऑर्डर्स की ही सही तरीके से कैरी आउट करने की समझ नहीं आती। ठीक है। अब इसी तरह अब मैं आपको बताती हूँ, जितने बेसिकली एमएल पर आर का जितने ड्रॉप्स होते हैं ना, उतने ही एमएल पर आर होगा। जैसे कि अगर आप ब्यूरेट में दे रहे हो और अगर आप उसमें दे रहे हो सिरिंज पंप में दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप ब्यूरेट पंप में दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि अगर डॉक्टर ने कहा कि 10 10 10 ml पर आर कर दो, तो उसके 10 ड्रॉप सेट होंगे। ठीक है। 10 ड्रॉप्स ही जाएंगे और 10 ml ही जाएंगे पर आर। ठीक है। तो पर मिनट मिनट पे भी सेट होता है और आर पे भी होता है।
अच्छा, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद है, ऑल्दो द नर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेडिकल ऑर्डर्स, ठीक है, भले, हालांकि नर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेडिकल ऑर्डर्स के लिए इटसेल्फ, ठीक है। द नर्सिस एजुकेशन प्रोवाइड्स अ बैकग्राउंड टू आइडेंटिफाई ऑब्वियस डिस्क्रिपेंसीज और प्रॉब्लम्स। ऑल्दो के पेशेंट नर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है खुद ऑर्डर्स के लिए, मैंने आपको अभी यही बताया कि भले नर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन नर्स को इतना एजुकेट किया जाता है, बैकग्राउंड नॉलेज इतना दिया जाता है कि वो आइडेंटिफाई कर सकती है ऑब्वियस डिस्क्रिपेंसीज को और प्रॉब्लम्स को, कि क्या हो सकती हैं और क्या हो रही हैं। तो यही बात है। अब आज मैंने आपको ये पढ़ा दिया, जिन लोगों ने ध्यान से ये चीज सुनी है, जिन लोगों ने अंडरस्टैंड किया है, जिन्होंने सिर्फ जी मैम नहीं किया, वो सुन भी रहे हैं, तो उसका ये होगा फायदा, उसको ये होगा कि वो कल को कभी ऐसी सिचुएशन होती है तो उसको याद आएगा, आज से 5 साल बाद, 4 साल बाद, साल बाद, 2 साल बाद, कि हमने ये पढ़ा था कि इस तरह से सिचुएशन होती है और हमने इसको ऐसे हैंडल करना है। ठीक है। तो मेडिसिन, जब आप वार्ड्स में काम करते हो तो मेडिसिन्स की पहचान, उनकी एक्टिविटी, उनकी इंडिकेशंस, उनकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आपको जुबानी पता होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको पोटेशियम की पहचान है कि पोटेशियम क्या क्या करता है, पोटेशियम के लिए आप फुल अवेयर हो इन केस, तो आप कहीं भी मार नहीं खा सकते। अगर आपको पता है जाइलोकिन किस तरह से लगाते हैं, लिग्नोकेन किस तरह से लगाते हैं, कैल्शियम कैसे देते हैं, अगर इन चीजों की आपको इस्तेमाल करने का तरीका पता है, अवेयरनेस है इन इंजेक्शंस की, नो हाउ है कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप कहीं भी मार नहीं खा सकते। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम बात करेंगे। अच्छा, ये हो गया, आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, वही वाली बात है, डिस्क्रिपेंसीज का पता होना चाहिए, आपको प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए, इनके इफेक्ट्स का और साइड इफेक्ट्स का पता होना चाहिए, तो आप कवर कर पाते हो चीजों को, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आती है। मेरा ख्याल है कि शायद मैंने कभी आपको बताया हो कि एक दफा मेरे से गलती से ऐसे इंजेक्शन लग गया था और मैंने फौरन से डॉक्टर को बुलाया और मैंने कहा कि ये मेडिसिन के पेशेंट को इंट्यूबेट कर दो, और इस तरह से बात हुई। डॉक्टर ने पेशेंट को इंट्यूबेट किया, हमने उसे वेंटिलेटर पे डाल दिया। जब मेडिसिन का इफेक्ट खत्म हो गया, पेशेंट रिवर्ट हुआ, उसने एक्सर्ट किया, हमने उसको वेंटिलेटर से उतार दिया। ठीक है, पेशेंट ठीक हो गया। फिर मैंने डॉक्टर को बताया जब पेशेंट सही हो गया तो मैंने डॉक्टर को ये बात बताई कि पोटेशियम सिर्फ हार्ट के लिए नहीं होता, लेकिन पोटेशियम जो है वो पोटेशियम का अपना एक रोल है बॉडी के अंदर, लेकिन पोटेशियम का होना क्यों जरूरी है, कॉन्ट्रैक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा होगा कम होगा दोनों सिचुएशन में पोटेशियम हार्ट पे इफेक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शंस पे इफेक्ट करता है, और ये अरिदमियाज करवाता है। और अरिदमियाज भी पोटेशियम ऐसे करवाता है जो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है, सिर्फ ये हार्ट के लिए नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शंस पे इफेक्ट करता है। अब कॉन्ट्रैक्शंस ही हार्ट रेट बना रही हैं बेसिकली, तो इन चीजों का डिफरेंस और इन बातों का आपको पता होना चाहिए। तो मेडिसिन्स का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब एक मुझे ये बताओ, डॉक्टर, अब आप लोग वार्ड्स में काम करते हो, डॉक्टर ऑर्डर की मैं बात कर रही हूँ, डॉक्टर ने ऑर्डर किए कि लैसिक्स 10 mg, ठीक है, 2 आवरली, या डॉक्टर ने ऑर्डर किए लैसिक्स 10 mg बीडी, ठीक है, तो कितना लैसिक्स लगेगा? जी, डॉक्टर ने ऑर्डर कर दिया, अब आपने ऑर्डर्स को क्रिटिकली ऑब्जर्व करना है और फिर आपने ऑर्डर्स कैरी आउट करने हैं। ठीक है, 10 mg बीडी, बीडी की डोज क्या होती है, बीडी कब लगता है? अब आप लोग वार्ड्स में जा रहे हो ना, मुझे ये समझ आ रही है कि क्लिनिकल पे जब जाते हो सिर्फ वाइटल साइन कर रहे हो, या घूम फिर के आ जाते हो, या नर्सिंग नोट्स लिखते हो, मेडिसिन पे कोई खास फोकस नहीं है। मेडिसिन को हाथ में पकड़ के जो चीजें आप सीखते हो, उसे आप दूर से खड़े होके इंजेक्शन फिल कर करके देने से नहीं सीखते। ठीक है। आपको एक और चीज मैं बताऊं, एज अ नर्स मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ड्रिप को प्रिक करना भी एक आर्ट है। ठीक है, ड्रिप को प्रिक करना भी एक आर्ट है। ड्रिप को हर कोई प्रॉपरली, जो स्पेशली जो कि लेमैन है, वो हर कोई प्रॉपरली प्रिक नहीं कर सकता ड्रिप को। ड्रिप को प्रिक करने के लिए भी एक टेक्निक यूज होती है।
ठीक है, कि उसके हिसाब से करते हैं। मिशेल, 2 बजे क्या है? 2 बजे क्या होता है मिशेल? बीडी का क्या मतलब है? बीडी का मतलब है 2 टाइम्स अ डे। यानी कि अगर हम उसको अगर आवर्स में बात करें तो वो जाएगा 12 आवरली। यानी कि हर 12 घंटे बाद एक इंजेक्शन लगेगा। 2 बजे मैम, 2 बजे क्या होता है? पूरी बात लिखो ना, 2 बजे क्या है? अच्छा, लेकिन जो बीडी की मेडिसिन होती है ना, वो लगती है ट्वाइस अ डे। हाँ सैरिश, ट्वाइस अ डे है, 2 टाइम्स अ डे है। अब उसमें होता क्या है, जब हमने उसका टाइम सेट करना होता है ना, डॉक्टर ने तो बीडी के ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन हमने उसके ऑर्डर्स को हमने खुद इस तरह से सेट करना होता है कि पेशेंट की अवेलेबिलिटी हो तब। अब मुझे मिशेल बार बार कह रही है कि अच्छा 12 बजे कहना चाह रही हो, पहले 2 बजे लिखा था, अभी 12 बजे लिखा है, ठीक है। 12 बजे टाइम ठीक है, लेकिन 12 से भी ज्यादा आप ये कोशिश करो, बीडी की मेडिसिन को 10 AM to 10 PM रखो, 6 AM to 6 PM रखो, 8 AM to 8 PM रखो। ऐसे टाइम में हम उसकी अवेलेबिलिटी रखते हैं कि जब पेशेंट जाग रहा हो उस मेडिसिन के लिए, उस मेडिसिन के लिए। ये नहीं कि हमने 2 बजे लगा दिए तो एक इंजेक्शन उसका रात 2 बजे का रखा हुआ है, ये गलत है। ठीक है, आप स्टैट डोज तो पेशेंट 1 बजे एडमिट हुआ और डॉक्टर ने कहा इसे बीडी लगा दो, तो आपने स्टैट मेडिसिन लगा दी 2 बजे। लेकिन आप उसकी टाइमिंग 12-12 बजे की भी सेट कर सकते हो। 12 बजे की नहीं भी करनी तो आप उसकी जो है वो कोशिश करो 12 बजे की करो, अदरवाइज आप 6 PM की भी कर सकते हो। ठीक है, अगली मेडिसिन फिर आप 6 PM में नहीं दोगे, स्टैट वाली आपने 2 बजे दे दी है, तो उसके बाद आप सुबह में 6 बजे दोगे। ठीक है, आपने टाइमिंग ऐसे सेट करनी होती है मेडिसिन की कि स्टार्ट डोज तो दे दिया, लेकिन जो सेकंड डोज आएगी उसको ऐसे सेट करो, टाइमिंग जो ऑफिशियल फिर चलेगी वो ऐसे सेट करो। टाइमिंग मेडिसिन की चार्ट पे हमने खुद टाइमिंग लिखनी होती है ना, उसको ऐसे सेट करो कि सब लोग उस टाइम में सबको मेडिसिन दे रही हो और वो भी निग्लेक्ट ना हो। अगर अकेला पेशेंट है, उसकी रात 4 बजे की 4 AM 4 PM की मेडिसिन है अकेले की, तो उसकी क्या होगी फिर 4 बजे तो उठ के सुबह के कोई नहीं देने जाएगा, वो कहेंगे चल छोड़, हम इसको सुबह 6 बजे ही देंगे। ठीक है, तो ये भी एक टेक्निक है। नर्स को मेडिसिन की टाइमिंग सेट करना भी आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको ये कहा कि इंजेक्शन देना है आपने, अब बीडी पे बात हो रही थी। ठीक है, 8 AM to 8 PM ठीक है टाइम, ठीक है। लेकिन आप इससे भी ज्यादा कोशिश करो कि आप 6 AM to 6 PM करो। हम जब स्टैट डोज देते हैं, स्टैट तो हमने उसी टाइम में डोज दे दिया, अगले के लिए थोड़ा सा गैप से भी हम दे सकते हैं और हम एडजस्ट करके भी दे सकते हैं, लेकिन ओवर डोज नहीं कर सकते। जैसे कि आपने आते साथ डॉक्टर ने कहा इसे स्टैट डोज दे दो, उसके बाद 6 AM 6 PM का टाइम सेट कर दो। ठीक है, आपने स्टैट 4 बजे दे दी और डॉक्टर ने 6 PM to 6 AM का टाइम दे दिया, तो क्या आप 4 बजे के बाद सेम मेडिसिन 6 PM पे रिपीट करोगे? आप लोगों के नेट का इशू आ रहा है, कोशिश करो थोड़ी सी अपनी जगह वगैरह चेंज करो। मेरे तो यहाँ पे फुल सिग्नल है, मेरे पास तो कोई इशू नहीं आ रहा। कोशिश करो अपनी जगह मूव करो थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं आपसे ये बात कह रही थी कि अगर 4 बजे मेडिसिन आपने दी है तो अगली मेडिसिन आप एग्जैक्ट 6 बजे दोबारा नहीं दोगे। 2 आवर्स का उसका गैप आएगा, 6 आवर्स से ज्यादा टाइम बन जाएगा। लेकिन आपने उसको दोबारा जो मेडिसिन, वही सेम मेडिसिन जो बीडी में है, वो आप कब दोगे? अगले दिन 6 बजे, 6 AM पे, अगर बीडी की है। ठीक है, अदरवाइज क्या टाइम होता है? 8 to 10, 8 to 10। अगर टीडीएस ही हो तो 8 2 10। ठीक है, ये टाइम होता है। और अगर 8 आवरली हो, अगर 6 आवरली हो तो 6 12 6 12 टाइम सेट होता है। ठीक है, या 8 4 8 4 होता है, इस तरह से होता है। अच्छा, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था ऑर्डर से रिलेटेड के के डॉक्टर ने कहा कि इंजेक्शन लैसिक्स लगा दो इसको 10 ml बीडी, 10 mg, सॉरी, 10 mg बीडी। तो लैसिक्स आप किस तरह से फिर सेट करोगे? लैसिक्स कितने ml का होता है और कितने mg का होता है? जी फातिमा, सैरिश, सिमरा, नेहा, समर, मिशेल, शांजा, समरा, मुबशरा, अरफा,
शांजा, इरम। कितने एमजी का होता है वर्दा? सिदरा, नुजरत, यास्मीन, सुनैना, समर। जी सुलेमान। कितने एमजी का होता है लेसिक्स और कितने किस तरह से हम लगाएंगे? कितने एमजी का होता है लेसिक्स इंजेक्शन और कितने एमएल्स का होता है? अच्छा ठीक है, हम आगे चलते हैं, आप लोग बहुत डिले कर रहे हो, लेक्चर फिर लेट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट था कॉन्फिडेंशियलिटी एंड राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, ये भी एक ऐसा इशू है, ये भी एक ऐसी चीज है जिसपे लीगल इश्यूज बन सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी को अगर आप ब्रीच करते हो, राइट टू पेशेंट का राइट टू प्राइवेसी है, अगर आप उसे ब्रीच करते हो और आप उसे जो है कुछ लोग ब्लैकमेल भी करते हैं इन बातों पे, और कुछ लोग इतना ज्यादा फैला देते हैं कि पेशेंट जो है वो एम्बेरस फील करता है और उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और पेशेंट जो है वो गिल्टी होता है और प्रॉब्लम में आ जाता है। हो सकता है वो टेंशन से उसका बीपी बढ़ जाए या लो हो जाए, तो इस तरह से प्रॉब्लम आती है। कॉन्फिडेंशियलिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नर्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है कि कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखे। भाई मेरी तरफ से तो आवाज का कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने सेट करना है, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है आवाज का। अपना नेट वगैरह चेक करो। सिद्रा कह रही है डिजायर डोज है, अमाउंट इन हैंड है और वॉल्यूम है, ये तो डोज निकालने का तरीका है। सिद्रा, ये तो डोज निकालने का तरीका है, मैंने आपसे ये पूछा है कि कितने एमएल का है। mg kg पर मिनट से सेट करेंगे, ठीक है। और मैम, मैंने 10 mg और 20 mg देखे हैं, बट 40 mg वाला भी होता है। अरफा, शहजादी लगी हो तुम हैं। मुझे ये बताओ, 10 mg और 20 mg वाला लैसिक्स आपने कहाँ देखा, और 40 mg वाला लैसिक्स कहाँ देखा? ये तुम लैसिक्स की बात कर रही हो कि ओमेगा इंजेक्शन की बात कर रही हो? इसी तरह 40 mg होता है? नहीं होता। अरफा, आपने अपने हाथ से काम किया होगा, ये देखा होगा, इसलिए आपने ये कहा है। बेसिकली ये जो आप बात कह रही हो ना, ये आपने डॉक्टर ऑर्डर्स की बुनियाद पे कह रही हो, आई थिंक सो। बताओ, मेरी बात को जस्टिफाई करो, मैंने ये सही कहा या गलत कहा? आप देखते हो बेसिकली डॉक्टर्स के ऐसे ऑर्डर्स, ठीक है, कि 10 mg दे दो लैसिक्स, 20 mg दे दो, 40 mg दे दो, है ना? आप ये डॉक्टर के ऑर्डर देखते हो और आपने ये देखे होंगे, उसकी बेस पे ये कहा होगा। जो डॉक्टर ऑर्डर करते हैं ना, वो मेडिसिन की डोज नहीं होती, ठीक है। डॉक्टर डोज निकाल के आपको कहता है कि इतने डोज दे दो, लेकिन आपके पास जो इन हैंड मेडिसिन होती है, मैटर उसकी डोज करती है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बात कहती हूँ, मैंने आपसे ये कहा कि 10 mg लैसिक्स आपने देना है, ठीक है, मैंने आपसे ये कहा ना 10 mg लैसिक्स देना है। लेकिन क्या इंजेक्शन लैसिक्स 10 mg का आता है? मैटर ये चीज करती है, ठीक है। अब मेरी बात को सही से सुनना, ऑर्डर क्या है कि इंजेक्शन 10 mg लैसिक्स लगा दो। ओके हो गया? अच्छा, तो अब आपने क्या करना है कि आपने 10 mg लैसिक्स लगाना है। जब आप इंजेक्शन लैसिक्स आपने उठाया, अपने हाथ में पकड़ो और देखो कि ये कितने एमजी का है और कितने एमएल का है। लैसिक्स इंजेक्शन जो है वो 10 mg पर एमएल होता है, ठीक है। 10 mg पर एमएल का मतलब है कि और आपने देख लिया 10 mg पर एमएल है, तो आपने देखना है कि जो लैसिक्स इंजेक्शन है वो टोटल कितने एमएल का है, ठीक है। अब जो लैसिक्स है वो 2 ml का होता है, ठीक है। अब 2 ml का लैसिक्स है और उसकी जो डोज है वो 10 mg पर एमएल है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास जो लैसिक्स है वो कितने एमजी का बना? लैसिक्स की डोज 2 ml आती है और 10 mg पर एमएल है, कितने का बना?
20 mg क्या बना? 20 mg क्या बना? हाँ ठीक है। मैंने आपसे ये कहा कि इंजेक्शन जो है वो 20 ml 2 ml का है और 10 mg पर ml है। तो इस तरह जो उसकी डोज बनी वो बनी 20 mg, क्योंकि वो 2 ml हो गया ना। तो 10 mg पर ml हुआ, तो इस तरह से वो 20 mg हो गया। ठीक है। ठीक है, 20 ml, 20 ml नहीं होगा शायद सा, 20 mg होगा। 20 ml कैसे हो गया? मैंने आपको कहा कि 1 ml इज इक्वल टू 10 mg है, तो 2 ml क्या हुआ? इज इक्वल टू 20 mg हुआ। ठीक है। अब मैं बाहर आ गई हूँ। क्वेश्चन की समझ आई और आंसर की समझ आई? चलो आगे चलते हैं। अब कॉन्फिडेंशियलिटी की बात आ रही थी। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड राइट टू प्राइवेसी विद द रिस्पेक्ट टू वंस पर्सनल लाइफ आर बेसिक कंसर्न्स इन आवर सोसाइटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? ये कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द राइट टू प्राइवेसी विद द एंड राइट टू प्राइवेसी विद द रिस्पेक्ट टू वंस पर्सनल लाइफ, के जो किसी भी इंसान की जो प्राइवेसी है, कोई भी पेशेंट है, उसको मेंटेन करना, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिस्पेक्ट करना है वंस लाइफ, वंस पर्सनल लाइफ, किसी भी कोई भी इंसान है उसकी पर्सनल लाइफ की रिस्पेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर बेसिक कंसर्न्स इन आर सोसाइटी, और ये हमारी सोसाइटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। और फिर क्या है? ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ पेशेंट बिलोंग्स टू द पेशेंट, टू दैट पेशेंट, स्पेशली वो इन्फॉर्मेशन जो कि पेशेंट से बिलोंग करती है और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे पेशेंट ने कोई अपनी अपनी कोई प्राइवेट बात आपसे शेयर कर ली है, तो उसको कॉन्फिडेंशियलिटी में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि उसको लीक आउट किया या बहुत ज्यादा शेयर किया और हर आने वाली शिफ्ट में बताया हर किसी को। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको इसकी एक एग्जांपल दी थी कि एक दफा हम क्लिनिकल पे थे, तो हमने क्या किया कि जब भी एक पेशेंट था एसटीडीज के साथ, ठीक है, उसका सस्पेक्टेड एचआईवी था। ठीक है। एचआईवी एड्स उसका सस्पेक्टेड था कि पॉजिटिव होगा। तो उसमें जो जब हम उसकी क्लिनिकल पे हम लोग जा रहे थे वार्ड के अंदर, तो हमने जब उसकी ये हिस्ट्री देखी, तो उसकी हिस्ट्री के अंदर उसका था कि उसके मल्टीपल पार्टनर्स थे, जिसकी वजह से उसका एचआईवी सस्पेक्टेड है, और एसटीडीज के साथ या यूटीआई के साथ मेरा ख्याल है वो एडमिटेड था। और मैंने आपके साथ ये वाली बात शेयर भी की थी, आप लोगों को शायद याद होगा। तो मिशेल कह रही है कि इधर फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा, डिजायर्ड डोज है, डिवाइडेड अवेलेबल डोज है और मल्टीपल डाइल्यूशन है। लेसिक्स की डाइल्यूशन नहीं होती, लेसिक्स हम डायरेक्ट लगा देते हैं, लेसिक्स का इतना इशू नहीं होता, वो हम ऐसे ही लगा लेते हैं। ठीक है। वो आप स्टैट डोज में दे सकते हो। ज्यादातर इश्यूज आता है डाइल्यूशन वाली मेडिसिन का। ये भी अब आपको इस चीज को समझना है कि क्या चीज डाइल्यूशन में जाएगी और कैसी कौन सी डायरेक्ट जाती है। ठीक है, इसका आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पेशेंट बिलोंग, अच्छा हमने क्या किया कि उस पेशेंट के बारे में बार बार उसको डिस्कस किया, सबको बताया, और हर ओवर में आने जाने वाले को बताया और उसकी हिस्ट्री पढ़वाई। मतलब ये हमारी बेवकूफ़ी थी। तो उस पेशेंट वो पेशेंट बहुत ज्यादा जो है वो अपने आप में वो गिल्टी हुआ और परेशान हुआ और उसका कॉन्फिडेंस लूज हुआ।